बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आलमी मंजरनामे पे होने वाली बड़ी तब्दीलियों की बात करेंगे। जो इस वक्त एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का जो राउंड 2 शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान आने का इंदिया दे दिया है। उधर से ट्रंप की जानिब से भी जो वफ़द है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल इफ्तिखार साहब माहिर आलमी अमूर हैं, उनका शुक्रिया। जावेद बलोच साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं, सर आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना चाहूँगा कि ये जो अभी राउंड 2 शुरू होने जा रहा है, इससे सर क्या उम्मीद लग रही है कि कुछ मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया है जी। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सिंसियर एफर्ट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ दुनिया की ज़रूरत भी है। अमेरिका मुश्किलात का शिकार हो चुका हुआ है। उसके सामने मल्टीपल चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि चाइना का दौरा उनके लिए बहुत ज़रूरी है करना। और अगर वो चाइना का दौरा पहले ही जो ताख़ीर का शिकार हो चुका, वो अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए मुआशी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसके वो मुतहम्मल फ़िलहाल नहीं हो सकते, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन सर पे खड़े हैं और साथ ही साथ दुनिया का फुटबॉल चैंपियनशिप भी वहाँ होने जा रही है। ऐसी सूरत के अंदर अगर अमेरिका अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कोई मुनासिब सद्देबाब नहीं करेगा, तो फिर मामला तो खराबी की तरफ बढ़ जाएँगे। ज़ाहिर है, चीन ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आप अपना जंग के मामलात को हल करके हमारे पास आएँ। और चीन के साथ क्योंकि इक़्तिसादी मुआहदात तभी तय पाए जा सकते हैं, जब वो देखेंगे कि यहाँ जंग का माहौल ख़त्म है। जंग माहौल हो और लड़ाई जारी हो, तो क्या अमेरिका क्या लेके जाएगा वहाँ? जो ज़ाहिर है, वहाँ टॉकिंग पॉइंट्स टेबल के ऊपर आएँगे, उसमें सबसे पहले ईरान का मसला उठेगा, आपनाए हुर्मुज़ का मसला उठेगा, और तब तक अगर लेट किया, तो मुझे लगता है कि बाब-अल मंदब भी बंद कर दिया जाएगा। और बाब-अल मंदब और आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मेरे ख़्याल में दुनिया की मईशत बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में मामला है, और ख़ास तौर पे ट्रंप शायद ये सोच रहे थे कि यूरोप के जो 30 ममालिक इकट्ठे बैठेंगे 22 अप्रैल को, जो कि वो बैठ चुके हैं। 2 दिन का इकट्ठ था या बरतानिया के अंदर, बरतानिया और फ्रांस ने इसके जो है वो मैनेज किया था। अब उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अमेरिका और ईरान अपने मुज़ाकरात जो हैं वो तय करें, ख़त्म करें, और उस सूरत में अगर वो ख़त्म कर लेते हैं, तो हम आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को भिजवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी उस रोल में जिसके अंदर कोई ऑफेंसिव रोल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इतना रोल होगा जिसके अंदर वो बैठ के अगर उनके शिपों के ऊपर हमला होता है ड्रोन के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, तो फिर उसका वो जवाब देंगे। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है। दूसरा, अमेरिका की जो अभी बातें सामने आ रही हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू एक और भी बन रहा है, और वो है 60 दिन मुकम्मल होने के ऊपर जाके कांग्रेस से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी जंग की तौसीए की, जो कि फ़िलहाल तो उसामा तैयब साहब दूर-दूर तक इसके कोई चांस नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इस टाइम पे तो हर हफ़्ते उन्होंने कहा है कि सदर के इख्तियारात कम करने की करारदाद हम पेश करेंगे। 2 दफ़ा वो पहले कर चुके हैं, और 1 वोट से सिर्फ़ फ़र्क पड़ा। तो 1 वोट का तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जो आज है और फिर कल दोबारा आ जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास वक़्त की बहुत किल्लत है। अभी जब उन्होंने तमाम मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया था, वेपन मैन्युफैक्चरर्स को, तो ये पता चला कि टोटल 250 उनके पास थॉड मिसाइल बनाने का, अगर वो फुल काम करें, तो 250 थॉड मिसाइल वो बना सकते हैं साल के। तो 250 से ज़्यादा तो आपको पता है जंग के पहले हफ़्ते में ही ख़त्म हो चुके थे। तो ये अब सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। दूसरी जानिब लिबिया का मामला है। ईरान अपने एलाइज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लबनान को, सॉरी। तो लबनान की जो सूरत हाल है वो इंसानी अलमिया भी बन गई है। दूसरी जानिब जो इसराइल को कभी भी तन्हाई का शिकार नहीं था,
मेरे ख्याल है कि खुल के अब तो स्पेन और इटली सामने आ चुके हैं। स्पेन के तो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने ये तक कह दिया है कि इनकी एसोसिएटेड मेंबरशिप खत्म की जाए यूरोपियन यूनियन के साथ, और यूनाइटेड नेशन में इसराइल के ऊपर असला बेचना की पाबंदी हो चुकी है। दिफाई मुआहदा इटली के साथ मनसूख हो चुका है। तो ये जंग जिस मकसद के लिए की गई थी, ईरान को तनहा करने के लिए, ये तो लगता है कि उल्टा पड़ गया। दूसरी जानिब पीट हेगसेट और जनरल डैन केन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अंदर वो ईरान की तन्हाई, उसकी मजबूरियां और उसकी जल्दी की बात कर रहे थे कि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, ईरान है जो जल्दी में। एक तरफ पीट हेगसेट ये कह रहे हैं कि ईरान को जल्दी है, तो जल्दी अगर उनको होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर ईरान की जानिब से आती, अमेरिका की जानिब से क्यों आ रही है? वो बता रहे हैं कि एक तरफ मैं मुझे तो नहीं पता चला कि किसी भी ईरानी जर्नैल को उन्होंने दौरान जंग सुबुकदोश कर दिया हो। तो सुबुकदोश तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ को किया, अपने नेवी के मिनिस्टर को किया। अगर वो कामयाबी हो रही होती तो मैं अब मिसाल आखिरी यही देख के कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो बने वो आर्मी चीफ थे, 4 स्टार जनरल थे, और जब पाक भारत जंग हुई तो उसके ऊपर कौम ने उनको 5 स्टार बनाया, उनको फील्ड मार्शल का रुतबा दिया, उनको कमांडर डिफेंस फोर्सेस बनाया। तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि अमेरिका ये जंग जीत भी चुका है और उनके लोग निकाले जा रहे हैं। तो इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो जंग कितनी जीते में है और कितनी हारे में है। ये बात अब वाज़ेह है। असल में अमेरिका शिकस्त के जबड़ों से फतह को बरामद करना चाहता है, ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल सही है बिलाल साहब। जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि अमेरिकी वज़ीर जंग कहते हैं कि ईरान के पास मौका है दानिशमंदी से फैसला करे, तो फैसला ईरान को दानिशमंदी से करना है या अमेरिका को दानिशमंदी से करना है? देखें, इस वक्त बंद गली के अंदर तो यूं महसूस हो रहा है कि ट्रम्प साहब आ चुके हैं। जिस किस्म के वो बयानात उनके आए रोज आ रहे हैं, वो बजाते खुद एक अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कहते हैं ना, जबान का रस जो है खुद उनके लिए रास्ते जो है ना उसको रोक रहा है। इस वक्त आप देख लें कि जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाई जा रही है कि जी पासदारान और लीडरशिप के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं वगैरह वगैरह। और आपको पता है कि कल जो है वो भी बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया लीडरशिप की तरफ से कि वो सारे एक पेज के ऊपर हैं। दूसरी तरफ जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे थे कि चाइना के दौरे पे भी जाना है, और चाइना की 400 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट डील भी हो चुकी है, आपको पता है 2020-21 के अंदर ईरान के साथ। और आबनाए हुर्मज आप देखें, दुनिया की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट नेवी जो है वो एक आबनाए हुर्मज अभी तक खुलवाने के ऊपर जो है वो अपना बस उसका नहीं चल रहा कि वो खुलवा सके। और जिस किस्म के बयानबाजी आ रही है और जिस किस्म के वो कर रहे हैं, तो साफ चीज नजर आ रही है कि फिर एक वॉर है जिसके अंदर नुकसान अमेरिका का बहुत ज्यादा हो चुका है। और जितना वो प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं या इसे प्रोलॉन्ग करेंगे, उतना ही रेप्यूटेशनल जो उनकी है और उनका साथ बुराई आएगी, और ज्यादा उनके लिए शर्मिंदगी का बायस जो है चीजें जो हैं वो बनेंगी। ईरान अपनी जगह पे स्ट्रांग है। अभी आपने कहा कि जो अगरची साहब हैं वो यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। वो मुज़ाकरात के लिए नहीं, वो 3 मुल्कों के दौरे के लिए निकले हैं, जी। ओमान, पाकिस्तान और उसके अलावा रशिया उन्होंने जाना है, जहाँ पे वो मुशावरत करेंगे। तो एक चीज तो साबित हो रही है कि पाकिस्तान इस पूरे जो मामलात हैं उसमें इतनी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका है कि वो पाकिस्तान आके अपना मौक़िफ़ और बातचीत करना चाह रहे हैं। और जो ओमान है, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है, एक साइड के ऊपर ईरान है और दूसरी साइड पे जो है ओमान है, तो उसकी एक खास अहमियत भी है। और जो निगोसिएशन के अंदर जो है उसने भी काफी उसका रोल है कि उसको। और फिर रशिया जो है मेन ताकत जो है, जो इसका अलाई भी है ईरान का, उधर जाना। और फिर आज हमारे वजीर आजम के साथ लेवरॉफ साहब की जो है वो बात होना, तो ये चीज बता रही है कि चीजें काफी हद तक जो है वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही हैं। और ईरान भी इस चीज को जानता है। अब 9/11 के बाद से आपको पता है कि जो कार्रवाइयां शुरू हुई वॉर ऑन टेरर में, ईरान को इस चीज का अंदाजा था कि ईरान की बारी आ सकती है और ईरान के ऊपर हमला होगा। और ईरान ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आज तमाम दावों के बावजूद अमेरिकन नेवी जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का वो जो है 38 किलोमीटर का जो वो गुजरगाह है, वो एक नामुमकिन चीज बन चुकी है कि उसको वो खुलवा सके। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त
कंट्रोल जिसके पास है इन तमाम चीजों का, तो मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि ईरान सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और अमेरिका सिर्फ बातचीत कर रहा है क्योंकि उसने एक रिप्यूट है, एक उसने बनाई हुई थी एक टफ मैन की, और ट्रम्प को टफ मैन अपने आप को शो करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर जो है सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और अभी जो इन्होंने बात की कि अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है और उसके बाद आप देखें कि कितना बड़ा आपका ट्रेड का रूट जो है खत्म हो जाएगा। आगे इकॉनमी 115 तक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं डॉलर तक क्रूड ऑयल की कीमत जानी है, फिर ये भी बंद हो जाती है अगर ईरान ये रखता है। हुतीज जो बिल्कुल हैं सही। वो एक जो हैं इंडोक्ट्रिनेटेड और लोग हैं, आपको पता है एक फोर्स है। तो एक बहुत बड़ा जो है पूरी दुनिया के ऊपर बहरान आ जाएगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि इस बहरान का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जाए। दोस्ती भी करना चाहता है, सुलह भी करना चाहता है, लेकिन वो जो अना है, वो जो पग है, वो उसे झुकने नहीं दे रही है। तो ये बिल्कुल सिचुएशन चल रही है। और उसमें आप बस ईरान की तरफ देखें, आज जब रात को पहुंचते हैं अगर जी साहब, तो यकीनन हर चीज अमेरिका की मर्जी, मल्टीपोलैरिटी है, चाइना की भी इसमें मर्जी होगी। जब तक ये बड़ी ताकतें कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंचेंगी उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का आपको रिलीफ नजर आएगा। बिल्कुल सही है। जावेद ग्लोई साहब, सर इस्लामाबाद की ज़रा बताइएगा सूरत हाल, जिस तरह से वफूद आने की बात की जा रही है, क्या मनाजिर, क्या मामला है वहाँ पे? उसामा, शुक्रिया। जो आपने पूछा, वफूद आ रहे हैं, ईरान का जो डेलीगेशन है वो अभी अब से कुछ घंटे बाद जो है वो ऑलमोस्ट कोई अराउंड 12 के बाद जो है ये डेलीगेशन पहुंच सकता है यहाँ इस्लामाबाद। और जो इतलात मसूल हो रही हैं अमेरिका से, जो राब्ते रवाबत हो रहे हैं और जो राब्ते किए जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि शायद जेडी वैंस जो है वो अमेरिकी वफद में शामिल ना हो, और बाकी जो दो लोग थे वो इस वफद का हिस्सा हों। और बाद में जेडी वैंस जो है वो आके ज्वाइन करे अगर ये टास्क कंटिन्यू करती हैं तो। फिर ये भी इतलात हैं कि जैसे इराकी साहब का जो दौरा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी उन्होंने उनकी मसरूफियात हैं, उन्होंने जाना है, मुशावरत करनी है, सफारतकारी है उनकी, और सारे राब्ते रवाबत हैं। तो ये भी हो सकता है कि अब्बास इराकी जो है वो अपने बाकी ममालिक का जो दौरा है वो मुकम्मल करने के बाद दोबारा से पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आके इन इस्लामाबाद टास्क का हिस्सा दोबारा से बने, और ये जो सेकंड राउंड है ये जो है वो फिर से दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। तो जो सफारती ज़राए हैं, जो सफारतकार हैं, जो आर्मी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं, और बल्कि ये एक रियलिटी है कि ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये सिफारतकारी है। और ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये एक दिन में हम अगर कहें कि ये सेकंड राउंड होने जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी डील हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी बड़ी जो है वो डील या कोई एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में बैठें। जो 47 साल का कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे दूर करने में जो है पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और रब्ते कर रहा है। आपने देखा कि डेडलॉक था मुज़ाकरात में, और अपना हरमस के पर और जो ब्लॉकेज है उस पर आके ये डेडलॉक पैदा हुआ था। तो डेडलॉक होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी, अपने राब्ते नहीं छोड़े थे, अपनी कोशिशें जो है वो नहीं छोड़ी थी। उन्हीं कोशिशों का समर है कि ये दोनों मुल्क जो है वो दोबारा से पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, और इस्लामाबाद आके एक दूसरे से मिल रहे हैं और मुज़ाकरात भी करेंगे। जो इंतज़ामात हैं उसामा यहाँ पे, वो आपने पूछा तो इंतज़ामात एज यूजुअल बड़े भरपूर है यहाँ पे। सारी चीज़ें पहले से ही कंप्लीट हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ये बाकी इंतज़ामात वगैरह जो है। और फिर अमेरिका की भी जो एडवांस पार्टी थी वो पाकिस्तान में मौजूद थी इस्लामाबाद में, उन्हें वापस नहीं रवाना किया गया था अमेरिका। तो उनके जो लॉजिस्टिक के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं अमेरिकी डेलीगेशन के, तो वो उनके लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। सो कल का दिन अहम है, और ये हो सकता है कि
अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो अमेरिकी वफद भी यहाँ पे पहुंच जाए इस्लामाबाद। तो दोनों वफूद जो है वो सुबह उनकी मुलाकात कल कल के दिन में हो सकती है, और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे अहम बात यह है कि जो डेडलॉक है वो पाकिस्तान की कोशिशों से ये ख़त्म हो चुका है और दोनों मुल्क जो है दोबारा से मिल रहे हैं। और जो अपना हरमज की मुलाकात का मामला है, ये जैसे कि जो सीज फायर है वो बिल्कुल एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सीज फायर किया गया है। तो बताया ये जा रहा है, जो एक सेंसेस जो डेवलप हो रहा है वो ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो जो तनाज़ात हैं वो अपनी एक तरफ, और जो जंग बंदी है वो दूसरी तरफ। जंग बंदी जो है वो इन डायलॉग से या तनाज़ात की जद में ना आए, और ये जंग बंदी कायम रहे और फिर मुज़ाकरात होते रहे। तो अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या बातचीत होने जा रही है, ये अगले फेज में दाखिल हो जाएगी कि जहाँ पर जो अमेरिका चाह रहा है वो उससे पीछे हटेगा, ईरान जो चाह रहा है वो उससे थोड़ा सा पीछे हटेगा। तो दोनों को विन विन सिचुएशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है। और ये नफ्स की गेम है। अमेरिका जो है, अमेरिकी प्रेसिडेंट हर आधे घंटे बाद जो है वो कोई ना कोई गुफ्तगू करते हैं, फिर अगले घंटे बाद जो है उससे फिर यू टर्न लेते हैं और फिर कोई नई बात जो है वो आ जाती है। तो नफ्स की गेम में, प्रेशर टैक्टिक्स में जो है ये चीजें चलती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं या जो टेबल टॉक्स होती है वो उससे टोटली डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं। जो बैकडोर राब्ते चल रहे होते हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है वो उससे टोटली डिफरेंट और हटके चल रही होती है। तो इसलिए जो ट्रम्प के बयानात हैं वो एक तरफ, और जो डिप्लोमेसी है, जो सरकारी की जबान है वो दूसरी तरफ, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो फिर उससे आगे बढ़ रही है। तो इसलिए जो ये डायलॉग होने जा रहे हैं, ये आप कह लें कि सेकंड राउंड का फर्स्ट हाफ होगा या फर्स्ट फेज होगा। फिर उसके बाद जो है ये बाकी मामला आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है अब्दुल्ला गुल साहब। एक तरफ तो ट्रंप पुरुमीद नजर आते हैं मुज़ाकरात से, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं इसका पुख्ता और पायदार हल चाहता हूँ, और फिर धमकी भी देते हैं। साथ ही साथ उनके जो वज़ीरे जंग हैं उनका मैंने अभी आपको बताया कि ईरान जो है उसके पास मौका है। देन उनका जो इजरायली वज़ीर दिफा है वो आता है तो वो कहता है कि ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी देता है। तो सर ये जो लफ्ज़ी वार है, आप नहीं समझते कि इसका एक इम्पैक्ट बहरहाल आता है मुज़ाकरात पे? मैंने कहा अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके सीने में इसराइल का दिल धड़क रहा है। वाह वाह। जब तक कि ये दिल वहां से नहीं निकाला जाएगा और अमेरिका का दिल नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये इसी किस्म की खराफात होती रहेंगी। देखें, अगर मशरिक वस्ता के अंदर एक भी मुल्क इसराइल के हाथों मतलब वहां जंग का शिकार होगा, तो फिर ये जंग कभी भी एक पूरे खिते में आग लगा सकती है, जैसे कि 2023 के बाद हमने देखा है। अब दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है। असल मसला अनाव का है और आसाब का है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आप देखें, हम तो उनको समझते रहे कि वो सदर अमेरिका बनना चाहते हैं, लेकिन असल में तो उनकी ख्वाहिश दिल में वजारत खारजा के ऊपर थी उनकी नजर, क्योंकि सारे वजीर खारजा के काम अल्लाह का शुक्र है वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मेरे ख्याल में बिलाल इफ्तिखार साहब हैं या जावेद बलोच साहब, वो और आप उसामा तैयब साहब और हम तो यही समझते रहे कि अमेरिकन सदर बड़ा मसरूफ आदमी होता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो सारा दिन वेलियां मारता है, बैठ के सिर्फ ट्वीटों के ऊपर वो रहता है। गजब खुदा का, मेरे जैसा आदमी भी जो है वो दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्वीट नहीं करता। 37 ट्वीट करने का कम से कम मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है जी, ये मैं आपको सही बात बताऊं। इस मामले पे वो हमसे आगे है। बिल्कुल सही। एक बात जरूर है कि सदारत के बाद उसको टिकटॉक का जो है ना वो बादशाह होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ये कारोबार ठीक लगता है। बहरहाल ये तो खैर जोक सपाट, जोक तो उन्होंने अपने आप को बनाया है। उन्होंने तन्हाई का शिकार हो गए हैं। देखें, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जिस ईरान को वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने आए थे, आज उस ईरान के साथ सुपर पावर चाइना, सुपर पावर रूस, पाकिस्तान और ओमान और इसी तरीके से दुनिया के कई ममालिक उसके साथ खड़े। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ कौन खड़ा है, बल्कि इसराइल तो मैंने आपको कहा ये तो उन्हीं का है। और जब तक कि अमेरिका इसराइल के चश्मे से देखना बंद नहीं करेगा,
तब तक उसको दुनिया सारी जो है वो खराब ही नजर आएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ ये चाहते हैं, आप देख लें कि पहले उन्होंने एप्स्टीन फाइल के मामले पे अटॉर्नी जनरल को फारिग किया। इस जंग ने बहुत सारी चीजों को खोल के रख दिया। जिस मुल्क के अंदर हंगामे कराना चाहते थे, अपने मुल्क में 80 लाख लोग बाहर निकल आए। जिस मुल्क को कहते थे कि जी उनकी रिजीम जो है वो चेंज हो रही है, तो आज उनके अपने मुल्क में लोग उनको कह रहे हैं कि जी अमेंडमेंट 25 का इसको सामना करके इससे इख्तियारात ले लो, इसको इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं। जिस मुल्क के लिए वो ये कहते थे कि वो तनाई का शिकार है, आज आप खुद तनाई का शिकार हो गए। उसकी टेक्नोलॉजी उसने उड़ा के रख दिया, इनकी टेक्नोलॉजी को। इनकी असल बात यह है कि इनकी धमकी को वो खातिर में नहीं ला रहे, इनके सामने वो झुक नहीं रहे। अमेरिका ने जितनी जंगें माजी में लड़ी, वो उन्होंने लड़ी अपने इत्तेहादियों के पैसे और इत्तेहादियों की फौजों पर। आज ना इत्तेहादी हैं, ना फौजें हैं, ना पैसे हैं। और दूसरी बात यह है कि मशरिक वुस्ता के अंदर जो देते थे दवाए दिल, वो भी लगता है कि अब अपनी दुकान बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक अगर ये समझ रहे हैं कि ईरान के तेल के कुएं खुश्क हो जाएंगे, तो यकीनन ये दुरुस्त सोच रहे हैं। अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो तेल के कुएं ड्राई हो जाएंगे और उनको रिस्टोर करने में पैसा और वक्त बहुत लगेगा, और ये जाहिर है इसकी कीमत इवेंचुअली अवाम अदा करेगी, वो दुनिया में जहां जहां बिकेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि कुवैत के कुएं भी वही मौजूद हैं, कतर के भी वही मौजूद हैं, यूएई के भी वही मौजूद हैं, बहरीन के भी वही मौजूद हैं। और अगर ड्राई हो तो फिर इनके भी ड्राई होंगे, क्योंकि इनके पास भी स्टोरेज कैपेसिटी तो मौजूद नहीं। और आबना हुर्मुज में अगर अमेरिका आने नहीं देता तो ये जहाज जाने नहीं देते। अगर वो 2 जहाज इनके पकड़ते हैं तो ये 2 जहाज उनके पकड़ लेते हैं। और मजे की बात है उसामा तैयब साहब के इसमें सारे वो तिलिस्म होशरुबा की कहानियां जो है ना, वो अब सच्ची साबित होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि वहां इस किस्म के जादुई काम होते थे कि ईरान की बहरिया मुकम्मल तौर पर समुंदर की गहरी सतहों अपना तह के अंदर जा लगी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो गहरी तह से बाहर निकल के अमेरिकी जहाजों को कब्जा कर लेती है। और उनके अपना मीडिया ये बोल रहा है, अभी जो वॉशिंगटन पोस्ट की गालिबन रिपोर्ट आई है उसके अंदर वो कहता है कि 60% नेवी इंटैक्ट है ईरान की, 60%। और अगर ये आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और अपने बहरी बेड़ों का अगर ये रोक दिखा रहे हैं, तो वो जेराल्ड फोर्ड और वो जो अब्राहम लिंकन आए थे वो क्यों चले गए? और अब ये जो जॉर्ज बुश वहां लेके आ रहे हैं, जिसका ये बड़ा शोर मचा रहे हैं, मुझे अब उम्मीद तो पक्की है कि इन्होंने वहां या तो धोबी को ट्रेन किया होगा या धोबी घाट ही खत्म कर दिया होगा। क्योंकि पिछली दफा तो धोबी ने आग लगा दी थी, वरना ड्रोन से नहीं लगी थी। या आप गलत सोच रहे हैं, ये ड्रोन से आग नहीं लगी। ये F-15 जो था ये असल में एक चिड़िया के टकराने से गिर गया था। उससे बाद कुवैत के अंदर जो था वो फ्रेंडली फायर से गिर गया था। फिर F-35 जो गिरा था वो हवा तेज थी, इस वजह से गिर गया था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। वो जो थॉड मिसाइल सिस्टम, वो जो इनका डेविड स्लिंग सिस्टम, इनका आयरन डोम, वो सारा कुदरती तौर पर जो है खराब हो गया था। देखें, बात यह है कि अब मान ले अपनी नाक को मजीद न कटवाएं, ये पहले बहुत कट चुकी है। अभी बेहतर यही है कि हार मान के चुपचाप करके अपनी इज्जत बचाएं जो थोड़ी बहुत रह गई है दुनिया के अंदर। वरना इसके ऊपर भी दुनिया ने अब ऑलरेडी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आप देखें किस तरह से पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन के अंदर दुनिया जा रही है, किस तरीके से ग्लोबल वेस्ट जो है, जो एक वेस्ट है वो आइसोलेट होके रह गया, ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। सदर शी जिनपिंग ने जो अभी 4 नुकात उनके सामने दिए शेख खालिद के, यूएई के जो अभी वहां विजिट पे गए हुए थे, उनको ये देने का जीसीसी ममालिक के लिए, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के लिए, कि ये 4 नुकात हैं। तो इसका मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर तो आ रहा है ना, और दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी भी आ रही है। और मैं देखें, ये एक तरफ कहते थे, इन्होंने असल में जो कसूर है वो इन्होंने जो 10 एक नुकात थे उनके ऊपर बात शुरू की थी। जब उसके अंदर ये बात की गई थी कि आपने आबनाए हुर्मुज खोलनी है। हमारे फील्ड मार्शल जाते हैं, 3 दिन रहते हैं, आबनाए हुर्मुज खुल जाती है।
और जाके कौन उनको ब्लॉकेट लगा देता है? ट्रंप लगा देते हैं। किसी बात के ऊपर तो वो ये कायम नहीं रहते। ईरान अपनी जगह सच्चा है। 1967 में न्यूक्लियर प्रोग्राम देने वाला अमेरिका, उसके बाद 2015 के अंदर उनके ऊपर आने वाला वो 2 साल एग्रीमेंट लगे, 160 पेज उस पर लिखे गए। उसके अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तफसीलन ईरान ने हर चीज इनकी मान ली। उसके बाद फिर 2018 में इनका सदर आता है, वो खत्म कर देता है। फिर एक और जो है वो 2025 में वो कहते हैं कि जनाब ईरान मान गया है, जब ओमान टॉक्स हुई थी कि ईरान मान गया है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, जीरो एनरिचमेंट पे ले आएंगे। उसके बाद उन पर हमला कर दिया जाता है। तो मकसद न्यूक्लियर नहीं है, मकसद कुछ और है। फिर ये कहना, अभी बिलाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, आपको याद होगा कि 9 मई पे पाकिस्तान का जो हाल था, उसके बाद एक सियासी कशमकश थी, अवाम बटी हुई थी, अवाम की दो राय थी। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का मार्का हुआ तो पूरी कौम मुट्ठी की तरीके से शीशा पिलाई दीवार बन गई भारत के खिलाफ। बिल्कुल अच्छा, सही। यहाँ बन सकते हैं, पूरी दुनिया में बन सकते हैं, वाहिद है ईरान जहां इख्तलाफ हो रहा है, आपस में इख्तलाफ राय है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, कोई अकल पता नहीं कहां चरने चली गई है घास। उनको ये कोई बताए कि तुम्हारे मुल्क में मुआवजे की बातें हो रही हैं, तुम्हारे मुल्क में इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं, तुम्हारे मुल्क में लोग निकाले जा रहे हैं, मिनिस्ट्रियों से निकाले जा रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो लोग उनके खिलाफ। वो तो ये भी कहता था कि वो ईरानी कहते हैं और बम मारो। वाह यार वाह, ये और बम मारो, ये तो देखें इनका हल है। और मेरे ख्याल है जावेद बलोच साहब, इफ्तिखार साहब इस पे ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। मेहरबानी करें, कोई अमेरिका के अंदर जाए, इनका इंटरनेट कनेक्शन काट दे, 2 घंटे में सारा मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे बिलाल इफ्तिखार साहब जानना ये आपसे कि अमरीकी नायब सदर का ना आना, और फिर ये अभी जो खबर आई है कि आएंगे आगे आगे चल के मुज़ाकरात में कामयाबी होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो अभी भी उसी खबर के ऊपर कायम हूँ कि ये कुछ मशवरे के लिए आ रहे हैं। अभी दौरा होगा। अभी ईरान को जिस तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं क्यों अमेरिका ये भूल जाता है कि ईरान 4000 साल पुरानी एक तहजीब है। उनके पास एक हिस्टोरिकल डेप्थ है, एक विजडम है जो ओवर द सेंचुरीज जो है उनके अंदर पैदा हुई है। और आप उनको ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप सुलह करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हें ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। तो ईरान तो नहीं ह्यूमिलेट होता, क्योंकि उनको पता है कि एक तो उनका मुल्क है, दूसरा अल्लाह ताला ने जो उनको ज्योग्राफी दी है, उनकी ज्योग्राफी उनकी एक बहुत बड़ी पावर है। तीसरी बात यह है कि मेजॉरिटी जो वहां पे आवाम है वो पर्शियन रेस से ताल्लुक रखती है, और आइडियोलॉजिकली और वो नेशनलिस्टिकली एक दूसरे के साथ बड़े करीब हैं। सो उसके अलावा जो अमेरिका को जो असल नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि वो जिन्होंने इसको अमेरिका को बेसिस दी हुई थी, जो अरब ममालिक थे, उनके अंदर भी एहसास पैदा हुआ है कि अमेरिका इस काबिल नहीं है कि उनका दिफा कर सके। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ इसराइल है। सो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो हर चीज ईरान के हक के अंदर जा रही है। और ऐसे में फिर आप शर्मिंदा करने की कोशिश करें। 270 साल पुरानी तहजीब है अमेरिका की, 270 साल पहले आया ना। तो ईरान कब का इस दुनिया के अंदर कायम है, और आप सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो किसी ने कहा था कि ट्रंप साहब जो इनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, ये गैंगस्टर टाइप जो है, माफिया स्टाइल के अंदर ये करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ माफिया वहां पे तो काम आ जाते हैं जहां पे कोई उस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी या कौम जो है वो ऐसी डेप्थ ना रखती हो जो इसमें उसके हिस्ट्री हो। आप नौशेरवां आदिल से शुरू हो जाएं, आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे दुनिया के अंदर। टॉप की ये पावर रही है, और आप एक ऐसी पावर को जो अपने साथ हिस्टोरिकल भी रखती है, फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी के ऊपर इस्लाम के हैं जहाँ पे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आइडियलाइज किया जा रहा है, और आप वहां पे वो इस तरीके की बातें करें तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि अगर अमेरिकन वाकई चाहते हैं तो देखिए, अब यह सोशल मीडिया का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बहुत एहतियात से आपको वो बयानात देने चाहिए ताकि वो मसाइल पैदा ना हो। क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लॉजिकल बात है। अगर इतना दमखम होता, अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देख लें,
तो अभी तक ईरान को तबाह करके आबनाए हुर्मस खुल चुकी होती। इसी वजह से हाथ नहीं डाला जा रहा और उसे डिले किया जा रहा है। नंबर टू बात, कि अगर तो जिस तरह के इल्जाम आ रहे हैं कि जी पासदारान और हुकूमत के दरमियान है, अगर पासदारान इतने मजबूत हैं तो अभी तक हुकूमत की छुट्टी हो चुकी होती, यहाँ पे कोई मार्शल लॉ टाइप का ईरान के अंदर लग गया, तो वो नहीं हुआ। इसका मतलब है नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो बजाते खुद एक जो है बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स रख रहा है, और उस नैरेटिव की वजह से खुद अमेरिका के लिए जो है दुनिया के अंदर जो है ना मसाइल आगे पैदा होंगे। और रशिया और चाइना बिहाइंड द डोर वो भी लगे हुए हैं इस तमाम मामले में। चाइना जो अमेरिका इतना नहीं है कि इस मल्टीपोलैरिटी के दौर के अंदर ईरान को मजबूर कर सके और अपनी विल जो है वहां पे कर सके, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये एक वो मल्टीपोलैरिटी की जो सिचुएशन है, एक वो भी एक लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो है ना दानिशमंदी का सबूत जो है ना वो देना चाहिए, ताकि मामला डी एस्केलेट हो। इस तरह आप जितना करेंगे, देखें, एक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आपको पता है कि 90s के बाद से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था। तो एक लिहाज से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तमाम सिचुएशन जो है ये अमेरिका के लिए फायदा भी है, क्योंकि अमेरिका का तेल निकल रहा है। और कुछ अर्से पहले ये ट्वीट भी की थी सदर ट्रंप ने कि आप हमसे लें वरना आप खुलवाएं। यूरोपियंस को कहा था कि हम आपको ऑयल देंगे, और वो चाहता है कि ऑयल बिके, मैक्सिमम कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे ये कमर्शियल फायदे हो रहे हैं, पॉलिटिकल नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस चीज के ऊपर भी जरा गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे इसमें बलोच साहब आपसे ये जानना है कि आप समझते हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो और मामला दोबारा से जंग की तरफ चला जाए? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा मामला जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी अमेरिकी वफद जो है वो रवाना हो जाएगा, सुबह पहुंच जाएगा। ऑल्दो जेडी वैंस नहीं आ रहे लेकिन जो मुज़ाकरात, जाहिर बात है अमेरिका भी मुज़ाकरात चाहता है, और अमेरिका को भी जो उसने हदफ रखा हुआ था, जो हासिल करना चाह रहा था कि मैं विद इन नो टाइम जो है वो पता नहीं पहले प्रोटेस्ट होगा और रजीम सारी जो है वो टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी जाएगी, तो उसके बाद कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी और विद इन 2 और 3 डेज जो है वो वहां पे ईरान में पता नहीं क्या हो जाएगा। वो तो वो हासिल नहीं कर पाया। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की मिसाल यहाँ पे नहीं फिट होती कि आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को, उनकी एरिया को जो है उनके पेरिस से गिरफ्तार करें और अमेरिका जो है उसे शिफ्ट कर दें। ये ईरान है और आप कई हजार मील के फासले से आए और एक मुल्क में जो है वो सारा ऑल ऑफ सडन चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब जो मामला समुंदर में है, और ये पहले तो जंग हो रही थी कि आप मिसाइल फायर कर रहे थे ईरान के अंदर और उनकी आर्मी को, उनके लोगों को निशाना बना रहे थे। और अगर अब ये जंग होती है तो ये समंदर में लड़ी जाएगी, और समंदर की जंग में जो है वो बहुत सारी चीजें, अब जो उनके बैरी शिप्स जो हैं वो उनके अमेरिका के, उन्हें भी बैरी बेड़े को कोई जो है वो बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए सारी चीजों को जो है ना बड़ा वो कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बैकडोर राब्ते और सफारतकारी जो है वो कहीं और चल रही होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो इसलिए अब जो चाइना का विजिट है, जो आलमी दुनिया का सिनेरियो है, जो आलमी मैशत को धचका लगा हुआ है, जो नेटो ने साथ नहीं दिया, कई मुल्क जो है वो साथ छोड़ गए, फिर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाई हुई थी मिडल ईस्ट के अरब कंट्रीज की, वो पूरी नहीं हुई, और बल्कि उन अरब कंट्रीज को जो है वो अमेरिकियों की का दिफा करना पड़ रहा है कि उनकी जानें बचानी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें कोई आसान नहीं है कि आप अमेरिका से उठें और यहाँ पर आके जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो धोखाधड़ी से सारा कुछ कर लें। अब नए हरमन की ब्लॉकेज जो है वो ब्लॉकेज तो हो गई, लेकिन आप कितना कंटिन्यू करेंगे, कितना ब्लॉक रखेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान भी जो है वो बार बार अमेरिका को यही रियलाइज करवा रहा है कि अगर आपको एक मुज़ाकरात की मेज दी जा रही है तो उससे फायदा उठाएं। ईरान को भी ये कहा जा रहा है कि म्यूचुअली जो है वो कोई ऐसी चीजों पर जो है वो अग्री किया जाए जिससे इस सारी सूरत हाल से निकला जाए, क्योंकि
जाहिर बात है पाकिस्तान सालिस है, और पाकिस्तान बीइंग अ सालिस जो है उसने अपनी मेज जो है वो जो है वो पेश कर दी है, अपना मुल्क पेश कर दिया, अपना शहर पेश कर दिया है कि आप आए, हम मेजबानी करते हैं और आपको हर तरह की सहूलत भी फराहम करते हैं। तो अब इन दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह डायलॉग करते हैं। अमेरिका तो आया ही इसलिए है, जंगबंदी उसने की ही इसलिए है कि वो डायलॉग करना चाहता है, वो जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहा है कि वो कोई ना कोई बात आगे निकाल सके और उसको इस सारी सूरत से निकल सके, क्योंकि सूरत जो है वो अमेरिका के हक में नहीं जा रही। जैसे पहले मेरे जो बैठे हुए हैं कुलीग्स अब्दुल्ला गुल साहब और बिलाल साहब ने एक बात की कि अमेरिका के लिए इतना उसे इस सारी सूरत को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है कि जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सके, इतना अरबों डॉलर का नुकसान करके भी जो है वो अपनी कौम को बता सके, जस्टिफाई कर सके कि जी मैंने ये अचीवमेंट की। तो अब वो अचीवमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट के शेप में अपने जेब में डाल के दिखाना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब अपनी कौम को कि ये मैंने एग्रीमेंट कर लिया, और ये प्रेसिडेंट ओबामा से जो है जो एग्रीमेंट हुआ था वो उससे बेहतर है। तो इसलिए जो वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवा दी, मैंने इतनी जंगें जो है वो रोक ली, और नोबेल पीस प्राइज और ये सारी चीजें, तो वो अपना क्रेडिट जो है वो लेने के चक्कर में है कि इलेक्शन आ रहे हैं, जो माशी सूरत हाल है दुनिया की, जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है अरबों डॉलर का, उसको सारा जस्टिफाई करना। कांग्रेस जो है बैठी है वॉच करने के लिए, उनका मीडिया बैठा हुआ है, उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ट्रम्प साहब के जितना मर्जी जो है वो क्रेडिट ले रहे कि मैंने ये जंग जीत ली है, अब ईरान को ये चाहिए, तो ईरान कतन नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर ये तो अगर ट्रम्प साहब के ट्वीट्स पे अगर बयान पे बंदा जाए तो ये आज से जो है वो जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने कह दिया कि मैंने पूरे ईरान की लीडरशिप जो है वो खत्म कर दी है, बैरिया खत्म कर दी है, फौज खत्म कर दी है। तो अब वही फौज वही बैरिया जो है उसके गले की हड्डी बनी हुई है कि वो ना उसे निकल सकते हैं, ना उसे जो है वो थूक सकते हैं। तो इसलिए सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। बिलाल साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इजराइल लबनान की आप सूरत हाल देख रहे हैं, सीज़ फायर की, मशरिक़ वस्ता को आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हालात सख्त होंगे। एक चीज जिसको हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे या इंटेंशनली डाउन प्ले कर रहे हैं, वो रोल ऑफ रिलीजन है इस सब के अंदर। इजरायली जायनिज्म इस वक्त जो उसकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आप देख रहे हैं कि 48 से वो अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से, हालांकि उनकी तादाद दुनिया के अंदर आटे में नमक के बराबर है, लेकिन जो वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो एक आपने जिसका एक छोटी सी झलक एप्स्टीन फाइल के अंदर देखी थी कि किस तरीके से बात निकलती है और अमेरिका जो है विदाउट एनी प्लानिंग, जो अब साबित हो रहा है, हमला कर देता है ईरान के ऊपर। और अभी तक हमें ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से वो कंट्रोल हो रहा है, और अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो भी प्रोटोजाइनिज्म की है, जो वहाँ पे चर्चेस काम कर रहे हैं। वो भी आपने ये रिसेंटली उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर के भी अगर आपने बयानात सुने हो तो वो भी इसके रिलीजियस कॉनोटेशंस जो है वो यूज कर रहा था अपने जवानों को, अपने फौजियों को करने के लिए। तो एक तो ये चीज बहुत अहम है जो हमें याद रखनी चाहिए। और इसमें एक और बात जिसपे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इजरायली अखबारों को देख लें तो नेतन्याहू के बारे में भी खुद जूइश रबीज जो हैं उनकी ये प्रिडिक्शन है कि वो मसीह का जो है सिलेक्टेड है। और खास तौर पे जब ये करप्शन केसेस पे पकड़ा गया था तो चीफ रबी ने ये कहा था कि ये ना सिर्फ निकलेगा बल्कि ये प्रिवेल करेगा। तो इस वक्त जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट जो है उसका और रिलीजियस जो तबका है उसकी हमें एक इत्तेहाद नजर आ रहा है कि कहीं पे आपको ऐसे लगता है कि जैसे न्यू लिबरल जो है उस एजेंडे, उस इकोनॉमिक एजेंडे को हासिल करने के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं, और फिर उन कदमों को जस्टिफाई किया जा रहा है रिलीजन की बुनियाद पे। मतलब गजा आप देख लें कि 1 लाख के करीब आपने लोग मार दिए, हंसते बसते घर जो हैं वो दुनिया में खत्म हो गए। आपने वो ऑर्डिनेंस यूज किया कि लोग वेपराइज हो गए, लेकिन उसको देखा किस तरीके से गया। बायोपॉलिटिक्स हम एक लफ्ज यूज करते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि कुछ जो जिंदगियां हैं वो बहुत अहम है और कुछ जिंदगियां शायद जानवरों से भी बदतर है।
और उसको जस्टिफाई किस तरीके से किया गया, खुद से किया गया, उसके लिए जो है रिलीजियस टेक्स्ट को और जो कमेंट्रीज जो है उनको यूज किया गया। तो मामलात जो हैं वो ये लग रहे हैं कि ये अभी बढ़ेगी। और ठीक है। अगर इस वक्त हम इसराइल को, खास तौर पे खित्ते के अरब ममालिक, वो चैलेंज नहीं करते हैं, वो मुत्तहद नहीं होते हैं, वो छोटी बिल्कुल छोटी सही सर, बातों मुझे से क्लोजिंग पे निकल जाना के। है। बहुत शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब आपका, जावेद बलोच साहब आपका, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे, उनका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल अमरीकी वफ्द पहुंच रहा है, देखते हैं कि हालात तब किस जानिब बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।